और टॉप 25 के बाद अब बात टॉप 5 एजेंडे की करते हैं। आज का पहला एजेंडा, क्या राहुल गांधी की नाकामी के बाद अब प्रियंका करेंगी कांग्रेस का बेड़ा पार? कांग्रेस में औपचारिक एंट्री के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्या प्रियंका कार्ड से राहुल के करियर को बचाने की कोशिश की जा रही है? दूसरा एजेंडा, महागठबंधन की ट्रेन डिरेल हो गई है। यूपी के बाद आंध्र प्रदेश और अब बिहार में भी कांग्रेस की आस टूटती दिख रही है। तीसरा एजेंडा, पीएम मोदी के डर से केजरीवाल ने भी सरेंडर कर दिया है। मोदी के खिलाफ केजरीवाल कांग्रेस क्या किसी भी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। और चौथा एजेंडा, क्या तिरंगा यात्रा के लिए भी इजाजत जरूरी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने तिरंगा यात्रा निकालने वाले देशभक्त छात्रों को नोटिस जारी किया है। और आज का पांचवा बड़ा एजेंडा, प्रयागराज कुंभ में आईएसआईएस आतंकी साजिश रच रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है जिन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो सबसे पहले बात प्रियंका गांधी की करते हैं, जिनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। तो प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है और कल से, जब से यह ऐलान हुआ है, उसके बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में, राजनीति में औपचारिक तौर पर एंट्री के बाद हर किसी के जहन में है, वो ये है कि क्या प्रियंका को इसीलिए लाया गया है क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस का बेड़ा पार करने में नाकाम रहे हैं। तो प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है। प्रियंका लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी की कमान संभालेंगी। कांग्रेस के परिवारवाद पर पीएम मोदी ने हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, देश से कांग्रेस का कल्चर खत्म होना बेहद जरूरी है। पीएम ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश के लिए समर्पित पार्टी है। प्रियंका वाड्रा को महासचिव बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, देश से कांग्रेस का कल्चर खत्म होना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी में कोई भी निर्णय इस बात पर नहीं होता कि वो किस परिवार का है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश के लिए समर्पित पार्टी है। हम में से हर एक जानता है कि कांग्रेस कल्चर का मतलब है कैसी कैसी बुराइयों से भरा हुआ है। अगर यदि इनमें से कोई बुराई हमारे में आती है, इसका मतलब कांग्रेस हमारे अंदर भी घुस रही है। हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होते हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार का इस विषय में उसका क्या इच्छा है या क्या चाहता है, बल्कि हमारे यहाँ निर्णय इस बात से होते हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहता है। प्रियंका अब कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी की कमान संभालेंगी। उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाया गया है। प्रियंका की औपचारिक एंट्री के बाद कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है। और बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। 3 फरवरी को पटना गांधी मैदान में कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी टीडीपी से, क्योंकि यहां बात नहीं बन पाई है। वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस जेडीएस समन्वय समिति की आज बैठक होनी है। सीटों के बंटवारे पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि ऑल इज वेल है और 3 फरवरी को पटना गांधी मैदान में होने वाली जन आकांक्षा रैली में विपक्ष की एकता दिखेगी। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी की रैली की तरह तमाम पार्टियों को न्योता भेजा गया है। अब जब महागठबंधन बन गया है, सभी लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना है, तो सब लोग साथ बैठकर ऐसे मामलों पर डिसीजन लें। अलग अलग कोई पार्टी डिसीजन लेती है जिसका असर अभी चुनाव पर होने वाला है, तो निश्चित रूप से इस इशू पर डिस्कशन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी समेत विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दल प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और राज्यों में आयोजित इस तरह की रैली राज्य के नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार लॉन्च करने के लिए की जा रही है। पहले खबर थी कि मकर संक्रांति के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच किसी समझौते का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि जन आकांक्षा रैली के बाद ही इस पर कोई तस्वीर साफ होगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गैर बीजेपी किसी भी दल के साथ वो समर्थन देने को तैयार है। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी उसे भी समर्थन देगी। केजरीवाल ने कहा कि मोदी और शाह को हराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कांग्रेस की जिन सरकार की मुखालफत कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब सत्ता के लिए उनके साथ जाने को तैयार है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल और विधायक अमानतुल्लाह खान ने सीधे और साफ शब्दों में कहा, गैर बीजेपी किसी भी दल को वो समर्थन देने को तैयार है, फिर वो दल भले ही कांग्रेस क्यों ना हो। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि कुछ भी करो इस देश को बचाने के लिए। हमारा सबसे बड़ा इस बार 2019 का चुनाव इसी बात पे होना चाहिए कि किस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हटाना है। लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस को वोट इसलिए देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री उनका बनेगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री उनका ही बना हम भी उसे सपोर्ट कर देंगे। केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान की बातों से 2014 चुनाव जैसी हार का डर साफ दिख रहा है। साथ ही नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ने की चिंता भी झलकी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसके चक्कर में मत पड़ जाना। जो मर्जी बने प्रधानमंत्री, मोदी और अमित शाह के अलावा जो भी प्रधानमंत्री बन रहा होगा हम उसको समर्थन कर देंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी हरा रही है वैसे यहां आम आदमी पार्टी हराएगी। तो आप लोग अपने अपने इलाके में जाना, ये मैं वादा आपसे कर रहा हूं कि आपकी तनख्वाह पक्का बढ़ाऊंगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली 185 मस्जिदों के इमामों को 18,000 रुपए वेतन देने का ऐलान किया है। अभी तक वेतन 10,000 रुपए है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के तहत न आने वाली मस्जिदों के इमामों को भी 14,000 रुपए वेतन का ऐलान किया गया है। और गुरुग्राम में एक बिल्डिंग गिरी है। निर्माणाधीन बिल्डिंग उल्लासवास इलाके में सुबह 4 मंजिला इमारत गिरी। इस मलबे में 7 से 8 लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं। आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे 7 से 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। आज सुबह गुरुग्राम के उल्लासवास में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एकदम अभी आई ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि राहत और बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम के लोग यहां पर मलबे को हटाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी इस मलबे के नीचे 7 से 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आसपास के स्थानीय लोग और साथ ही एनडीआरएफ की टीम इस वक्त राहत के काम में लगी हुई है गुरुग्राम के उल्लासवास में। जी मीडिया संवाददाता आलोक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सब लोगों को निकाला जा चुका है मलबे में से? देखिए, जो भी टीम है, हालांकि जिला प्रशासन की सभी टीम मौके पर लगी है और जो जितने भी लोग दबे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी व्यक्ति निकला नहीं है। लेकिन टीम पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। जो हालांकि मौके पर कुछ जिला उपायुक्त भी पहुंच चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस की सभी टीम मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच करे। जो लोग अंदर मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी को भी निकाला नहीं गया। हालांकि जो टीम है, उनके जो जिला प्रशासन की जो अधिकारी है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बहुत जल्द हम लोग इनको निकाल लेंगे। हम काफी पहुंच चुके हैं। जी आलोक, लगभग कितने बजे ये बिल्डिंग गिरी और उसके बाद अभी तक कितना रेस्क्यू का काम हो चुका है? देखिए, लगभग 5 बजे के आसपास, जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि 5 बजे के आसपास से बिल्डिंग गिरी थी। अभी तक आधे से ज्यादा काम हो चुका है, लेकिन जो 4 मंजिला इमारत है, यहाँ एक तो स्पेस बहुत कम है क्योंकि गलियां है वो काफी छोटी है। तो जहाँ तक जो जितने भी अधिकारी हैं उनको आने में काफी दिक्कत हुई है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगभग 6 बजे के आसपास शुरू हो गया था, क्योंकि अधिकारी सभी थे वो मौके पर पहुंच गए थे। जो जिला लेवल के थे, वो जितने भी अधिकारी थे सभी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन इसका रेस्क्यू काम 6 बजे के आसपास से शुरू किया गया था। तब तक लगभग आधे घंटे, वो आधा से ज्यादा काम हो चुका है। लेकिन जो अधिकारी है उनका कहना यह है कि बहुत जल्द हम ये पूरे मलबे को हटाकर जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाल देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।